नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। हैरानी की बात तो ये है कि महज 15 दिन में ही मरीजों की संख्या 1 लाख से 2 लाख हो गई, जबकि 1 लाख केस होने में 108 दिन लगे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 2,07,615 है। इनमें से 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1,01,497 है। कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच राहत की खबर यह है कि इस बीमारी से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 19 मई तक रिकवरी रेट 40% था और जबकि 3 जून तक 2 लाख कंफर्म केस में से 1 लाख मरीज ठीक हो गए हैं और कोरोना से जंग जीत चुके हैं। यानी अब रिकवरी रेट तकरीबन 50% के करीब पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए इस बीमारी से निपटने के लिए देश में मौजूद स्वास्थ्य से जुड़े संसाधनों को लेकर भी बातचीत शुरू हो गई है और ऐसे में मुंबई के अस्पतालों का बुरा हाल है। मरीजों के लिए बेड नहीं है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जो बताएगा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए कितने बेड खाली है। इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का ग्राफ रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 8,909 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,07,615 हो गया है। बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में काफी तेजी आई है। देश में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख पहुँचने में 108 दिन लगे, लेकिन अब महज 15 दिन में ये आंकड़ा 2 लाख से ऊपर पहुंच गया है। हालांकि इस बीच राहत की खबर यह है कि देश में कोरोना वायरस से अब तक 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,03,003 हो गई है। लोगों के मन में टेंडेंसी ये आ रही है कि अब तो लॉकडाउन उठ गया, अब हम बैक टू नॉर्मल जा सकते हैं, जबकि वास्तविकता उससे बहुत दूर है। हमारे सोसाइटी में आज मार्च 22 को जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस समय देश में 600 ऑफिशियली रिपोर्टेड केसेस थे। आज 2,10,000 से ज्यादा ऑफिशियली रिपोर्टेड केसेस हैं, 1 लाख से ऊपर एक्टिव केसेस हैं। सो आज कम्युनिटी में कहीं ज्यादा इन्फेक्शन है, इसलिए आपको इन्फेक्शन होने का चांस आज 22 मार्च के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इस बीच सरकार का कहना है कि भारत कोरोना से लड़ाई के मामले में अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में है। कोरोना मामलों में तेज वृद्धि के बीच केंद्र ने कहा है कि भारत इस बीमारी के चरम बिंदु से बहुत दूर है और रोकथाम के लिए किए गए इसके उपाय बहुत प्रभावी रहे हैं। सरकार ने कहा है कि वह अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोविड-19 स्थिति पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ मामलों की कुल संख्या और भारत के 7वें स्थान पर पहुंचने पर ही ध्यान देना गलत है। देशों की आबादी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि करीब 14 देश जिनकी कुल आबादी भारत के बराबर है, वहां कोरोना वायरस के कारण हुई मौतें 55.2 गुना अधिक हैं। अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 के मामले में हमारी मृत्यु दर 2.82% है और यह दुनिया में सबसे कम है, जबकि वैश्विक मृत्यु दर 6.13% है। हम मामलों की समय पर पहचान और उचित नैदानी प्रबंधन के कारण इसे हासिल कर पाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 के मामलों में भारत में मृत्यु दर प्रति लाख जनसंख्या पर 0.41% है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 4.9% है और यह दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि भारत में होने वाली हर 2 कोविड-19 मौतों में से एक वरिष्ठ नागरिक की है, जो कुल आबादी का 10% है। इसके साथ ही देश में कोविड-19 से हुई मौतों में 73% लोग पहले से ही गंभीर रोग से पीड़ित थे। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत सामुदायिक संक्रमण के चरण में प्रवेश कर गया है, ICMR ने कहा कि सामुदायिक प्रसार शब्द के उपयोग के बजाय रोग के प्रसार की सीमा को समझना महत्वपूर्ण है और हम अन्य देशों की तुलना में कहां खड़े हैं। यह पूछे जाने पर कि बीमारी कब चरम बिंदु पर पहुंच जाएगी, ICMR की ओर से कहा गया कि हम उस स्थिति से बहुत दूर हैं। बीमारी पर काबू के लिए हमारे निवारक उपाय बहुत प्रभावी रहे हैं और हम अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। ये ठीक है कि संख्या बढ़ रही है और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब प्रकार से जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है उसको भी काफ़ी बढ़ा है और उसके कारण संख्या भी बढ़ रही है। जहाँ तक संख्या बढ़ी है तो रिकवरी रेट भी, जहाँ पहले 20%, 25%, 30% थे,
आपकी जानकारी के लिए आज रिकवरी रेट 49% के करीब हो गया। उधर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से लोगों को चिंता न करने की अपील की है। मंगलवार को सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर आपके घर में किसी कोरोना होता है तो हमने इंतजाम किया है कि उसको बेड मिलेगा। इसके लिए सीएम केजरीवाल ने एक ऐप भी लॉन्च किया। केजरीवाल ने बताया कि इस ऐप को दिन में 2 बार अपडेट किया जाएगा। इस ऐप के जरिए पता चल पाएगा कि दिल्ली के किन अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बेड खाली है। कोरोना के सबसे ज्यादा असर वाले 10 देशों में 7 ने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए टोटल लॉकडाउन लगाया था। इन देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जहां सबसे कम संक्रमित यानी 536 मरीज मिलने पर लॉकडाउन लगा दिया गया था। भारत सरकार के इस कदम की WHO ने तारीफ भी की थी, लेकिन अब इन 7 देशों में भारत ही एकमात्र देश है जहां नए कोरोना संक्रमितों की संख्या का ग्राफ लगातार ऊपर होता जा रहा है। बाकी 6 देशों में भी हर दिन सामने आने वाले नए मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इन 6 देशों ने कोरोना संक्रमण का फैलाव काफी हद तक रोक लिया है। इस बीच कोविड-19 पर गठित नेशनल टास्क फोर्स के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण से निपटने में सरकार के रवैये की आलोचना की है। उधर मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी 3 नामी संस्थाओं ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए अपनाए गए केंद्र के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने वालों में स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व सलाहकार, एम्स, PHU, JNU के पूर्व और मौजूदा प्रोफेसर शामिल हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में डॉक्टर DCS रेड्डी भी शामिल हैं। डॉक्टर रेड्डी कोरोना पर अध्ययन के लिए गठित कमेटी के प्रमुख हैं। पत्र में इन विशेषज्ञों ने कहा है कि नीतियों में समन्वय की कमी की कीमत अब भारत को चुकानी पड़ रही है। पत्र में कहा गया है कि यदि इस महामारी की शुरुआत में ही जब संक्रमण की रफ्तार कम थी, मजदूरों को घर जाने की अनुमति दे दी गई होती तो मौजूदा हालात से बचा जा सकता था। शहरों से लौट रहे मजदूर अब देश के कोने कोने में संक्रमण ले जा रहे हैं। इससे ग्रामीण और कस्बाई इलाके प्रभावित होंगे। ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतनी मुकम्मल नहीं है। इस बयान में कहा गया है कि अगर भारत सरकार ने शुरुआत में संक्रमण विशेषज्ञों की राय ली होती तो हालात पर ज्यादा प्रभावी तरीके से काबू पाया जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। हैरानी की बात तो ये है कि महज 15 दिनों में मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। इससे पहले हम आपको बता दें कि 1 लाख तक केसेस होने में 108 दिन का वक्त लगा, लेकिन महज 15 दिन में ही जो आंकड़ा है वो 2 गुना हो गया, यानी कि 2 लाख के पार पहुंच गया। ये हैरान और परेशान तो करता ही है, साथ ही अपने साथ बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे कोरोना को अब कंट्रोल किया जा सकता है और क्या अब स्थिति आ गई है कि जब हाथ से हालात निकल चुके हैं। इस पे भी आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी हमारे साथ है, पूर्व अध्यक्ष हैं IMA के। बहुत स्वागत है डॉक्टर विनय आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव है, कैंसर विशेषज्ञ है, फोर्टिस अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ है, जो कि पल्मोनरी KGMU से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। बहुत स्वागत है डॉक्टर सूर्यकांत आपका। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर सूर्यकांत आपसे ही है, क्योंकि अगर हम हालात और स्थितियां देखें, लगभग 8000 से ज्यादा और 9000 के करीब भी मामले सामने आ रही हैं। ये जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 2 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है, ये कितना हैरान और परेशान करता है डॉक्टर सूर्यकांत? जी बिल्कुल परेशान करने वाला है, चिंता का एक प्रमुख कारण है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो बचाव के तरीके बताए गए थे उसमें कहीं ना कहीं 3 स्तर पर शुरू में बाधाएं आईं। अक्सर मैं इसको यूं डिस्क्राइब करता हूं कि पहली स्टेज में हमारे जो कारण मरीजों के बढ़े, उन्हें मैं कहता हूं बाराती माने इंटरनेशनल ट्रैवल, हमारे बाहर से आए थे इसलिए मैंने सुविधा के अनुसार उनको बाराती कह दिया। फिर दूसरे स्टेज में यानी अप्रैल के महीने में हमारी जो समस्या बने, हमारे ही अपने भाई, उनको मैंने कहा जमाती। तो उन जमातियों ने छुपाया अपनी बीमारी को, बताया नहीं, उनको जांच करने गए लोग, उनको सहयोग नहीं किया और उन्होंने भी देश के कोने कोने में इसको फैलाया। और तीसरी स्टेज जो मई के महीने में आई, मैं इसको बहुत गंभीरता पूर्वक कहना चाह रहा हूं, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इन तीनों की अगर हम बात करें, तीनों एपिसोड की, पहले बाराती, फिर जमाती और फिर घराती, इन तीनों में बात करें तो मई के महीने में जो घराती शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो अपने मजदूर भाइयों के लिए कर रहा हूं जो अपने ही घर में आए। तो बाराती, जमाती और घराती, 3 चरणों से हमारा देश जूझा, जिसके कारण हमारी संख्या ज्यादा बढ़ी,
वरना हमको लगता है कि आज की स्थिति में हम देश को कोरोना मुक्त घोषित कर चुके होते अगर ये 3 समस्याएं नहीं आती। अब ये सबसे संवेदनशील जो मामला है वो घर के मजदूर वापस आने का है। ये वास्तव में अभी जैसा आप रिपोर्ट में बता रही, मुझे भी चिंता का विषय लगता है, मुझे भी परेशानी का सवाल लगता है कि जब वास्तव में हम सब चीज खोल रहे हैं। वैसे तो 1 जून से नाम दिया गया है अनलॉक 1 का, लेकिन मैं मानता हूं कि 18 मई से हम अनलॉक 1 में प्रवेश कर चुके थे। भाई लॉकडाउन कंप्लीट लगाया आपने और उसके बाद 18 मई से आपने चीजें खोलनी शुरू कर दी। तो 18 मई से आप भले ही नाम अनलॉक दें, मैं डॉक्टर सूर्यकांत तो इसको लॉक डाउन नहीं कह सकता, मैं इसको कहूंगा कि अनलॉक जो शुरू हुआ 1 वो 18 मई से शुरू हुआ। अब 18 मई से जब आप अनलॉक शुरू कर रहे हैं, 1 जून से कुछ और चीजें खोल रहे हैं, 8 जून से और भी चीज खोलने जा रहे हैं, तो वास्तव में ये 18 मई के बाद स्थिति ये थी कि मजदूरों को किसी तरह ये कहा जाता कि भाई अब तो हम खोल रहे हैं, आपका फैक्ट्री भी खुलने जा रही है, आपका रोजगार भी खुलने जा रहा है, लेकिन ये कन्विंस नहीं कर पाए, ना तो हम कर पाए और ना वो राज्य कर पाए जो सालों साल से इन मजदूरों से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे थे। ये मजदूर उन राज्यों की फैक्ट्रियां चला रहे थे, ये राज्य उन लोगों के घर बना रहे थे, जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको चला रहे थे। और तो और छोड़िए, मुंबई जैसे बड़े शहरों के घर में झाड़ू पोंछा, घर में खाना बनाना, ये सब इन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा था। ऐसे लोगों के लिए कोई संवेदनशीलता इन राज्यों में नजर नहीं आई, उनको हम अपना बना नहीं सके, उनको हम मैसेज दे नहीं सके कि भाई अब सब कुछ खुलने वाला है, आपको पहले की तरह रोजगार मिलेगा, आप पहले की तरह सुरक्षित रहेंगे। हम उनको कोई इमोशनल या वैसा मैसेज नहीं दे पाए और उनके मन में एक क्योस हो गया कि नहीं, मरना है तो क्यों ना हम घर जाके मरें, और वो किसी तरह विचलित होकर घर भाग दिए। ठीक है। अब ये बड़ी विचित्र विडंबना है कि जब हम खोल रहे हैं, मजदूरों को वहां काम मिल सकता है, तो सब मजदूर घर चले गए हैं। अब हम खोलेंगे तो क्या हम दूसरी श्रमिक ट्रेन चलाएंगे कि भैया आ जाओ मुंबई, फैक्ट्री आपकी चालू हो गई? ये वास्तव में थोड़ी सी चिंता का विषय है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और मैं मानता हूं कि बल्कि चिंता का विषय और भी बहुत सारे विषय हैं जो चिंता का विषय बनते जा रहे हैं, जो कि सरदर्दी सरकार की बढ़ा रही हैं। लेकिन डॉक्टर राहुल, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर सूर्यकांत कर रहे थे कि पहले इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया, पहले इसको सुलझाने की कोशिश नहीं की गई, नहीं तो अभी तक हम देश को कोरोना मुक्त कर चुके होते। लेकिन क्या वाकई कि अब बहुत लेट हो गए हैं और अब स्थिति क्या हाथ से निकल गई है? नेहा जी, पहली चीज ये समझिए, 135 मिलियन लोगों में हम कोरोना मुक्त कभी भी नहीं कर पाते। ये जो आप शब्द बोलते हैं कोरोना मुक्त, हमें कोरोना के साथ रहना सबसे ज्यादा आवश्यक है। दूसरी चीज, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं सूर्यकांत जी से, क्योंकि जो 50% केस हैं आज भी, वो दिल्ली मुंबई में है, दिल्ली मुंबई गुजरात में है, जहां से पलायन होके गया। अभी हमारे पास उत्तर प्रदेश के और बिहार के तो डेटा ही नहीं आया कि आगे चल के उनका क्या होगा। तीसरी चीज, हमने कम्युनिटी स्प्रेड जब स्टार्ट किया है, तब हमने अपने रेस्टोरेंट्स खोल दिए, रिलीजियस घर खोल दिए। डॉक्टर राहुल, इसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि मुंबई और दिल्ली में तो टेस्टिंग सर हो रही है, लेकिन गांव-गांव, देहात तक या फिर अलग-अलग क्षेत्र, कस्बों तक तो सर वो टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही। ये भी एक वजह हो सकती है कि वहां पर जो मामले हैं वो सामने नहीं आ पा रहे। वो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी उस पर आ रहा हूँ। जो आज के आंकड़े हैं 8000 के, ये आगे चल के आंकड़े बढ़ेंगे जैसे जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग रैंप अप होगी। उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरी बात है, आप आंकड़ों को लेके परेशान मत होइए। मैं बार बार ये कहता हूँ, आंकड़े बढ़ेंगे, जैसे अमेरिका में बढ़े, जैसे इंग्लैंड में बढ़े, आंकड़े बढ़ेंगे। हमारे को 2 चीजों पे ध्यान देना है, एक सीवियर डिजीज पे, और दूसरा जो लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं उनकी मृत्यु ना हो, उसके लिए हमें उपयोग करने चाहिए, जिसके लिए हमारे पास अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये 2 चीजें, क्योंकि देखिए नंबर को बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। अब हम चिंताजनक माने, नहीं चिंताजनक माने, इकोनॉमिस्ट की बात माने या नहीं माने, नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हम अब कम्युनिटी स्प्रेड में हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। भले ही हम उसको राउंड कैसे भी राउंड करके बातें करें, हम कम्युनिटी स्प्रेड में हैं। ये नंबर आज से 10,000 होगा, 10 से 12,000 होगा। हमें सिर्फ उसको इतनी धीरे धीरे बढ़ाना है इन नंबरों को, ताकि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उनके साथ पैरेलली चल पाए। जो सीवियर लोग आए, मैं उनको वेंटिलेटर पर डाल के निकालता रहूं, ताकि मेरी मोर्टेलिटी 2.8% से ज्यादा ना हो। ये 48% का फिगर लेके जो हम सब बहुत खुश हो जाते हैं, 2.8% को 2 कैसे लाना है और 2 को 1.5 कैसे लाना है, हमारी चर्चा इस पे होनी चाहिए।
ठीक है। डॉक्टर विनय, जिन दो बातों का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल ने किया है, क्या वाकई हमें लगता है या आपको लगता है कि उन बातों पर फोकस करना चाहिए, अभी आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए? देखिए, आंकड़ों का अपना स्थान है किसी भी मैनेजमेंट में। मैं डॉक्टर राहुल से इस बात पर नहीं एग्री करूंगा कि आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ, ये बात भी जरूरी है। उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया कि जिस समय दिल्ली और बॉम्बे में या अहमदाबाद में केसेस बढ़ रहे थे, उस समय यहाँ से हमने लोगों को अपने डिफरेंट स्टेट में भेजा। इसका मतलब जो लोग हमारे या तो कैरियर थे वो अब डिफरेंट स्टेट्स में गए हैं, नेचुरली वो वहाँ पे स्प्रेड करेंगे। और दूसरी बात ये भी जरूरी है कि वहाँ पर अभी टेस्ट भी उस हिसाब से नहीं हो रहे। मैं टेस्ट को एक इम्पोर्टेंस भी देता हूँ, बिकॉज जिससे पता लगेगा। मेरा राहुल जी ने अभी कहा कि हमको आंकड़ों पे ना जाकर इस बात पे देखना चाहिए कि जो लोग वेंटिलेटर पे हैं उनको हम कैसे निकालें। मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे, लेकिन ये आइडेंटिफाई करने पे कि वो वेंटिलेटर की जरूरत है या नहीं, उसके लिए उनको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। और ऐसी जगह पे जो आज के दिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, वो इतना चरमरा गया है। मैं दिल्ली की बात करता हूँ, अभी यहाँ पर आने से पहले 4 फोन कॉल्स मेरे पास थे, एक सक्षम लोगों के, रिच लोगों के, जिनको वेंटिलेटर दिल्ली में नहीं मिल पा रहा है। एक पैनिक है। अगर ये सिचुएशन आज है तो आने वाले 10 दिन बाद या 15 दिन बाद क्या सिचुएशन होगी, डेफिनेटली चिंताजनक है। हम कितने ऐप बना लें और कितने उसमें लिखे कि यहाँ पर बेड अवेलेबल है, वेंटिलेटर पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह प्लाज्मा थेरेपी के लिए शिफ्ट करना या और थेरेपी के लिए शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। तो सिचुएशन डेफिनेटली चिंताजनक है, लेकिन शायद ये बात भी मैं राहुल जी से एग्री करता हूँ, चिंता कोई इलाज नहीं है। पैनिक इज नो ट्रीटमेंट। हमको आज की सिचुएशन में अपने आप को कोऑर्डिनेट करके किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्टर सूर्यकांत, जिस बातों का जिक्र अभी आप सभी कर रहे थे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर अभी करने की जरूरत है, क्या वाकई हमें लगता है कि आप समझते हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, जब हमने लॉकडाउन किया था, हमारे देश में हुआ था, तब आंकड़ा 536 का था और बहुत कम मरीज यहाँ पर थे। जब लॉकडाउन का एक बड़ा फैसला लिया गया, इतने बड़े देश में लॉकडाउन करना वाकई एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन क्या लगता है कि वाकई उस तरह से लॉकडाउन का एक सेकंड क्या लगता है आपको कि वाकई लॉकडाउन का फायदा उस तरह से देश को मिला है जितना बाकी देशों को मिला है, क्योंकि इसी के साथ 7 और देशों ने लॉकडाउन किया था? मैं आपको बता दूं कि देखिए, लॉकडाउन का जो फैसला हमारा 500 के आसपास के केस किया गया, वो बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन वो फैसला तब थोड़ा सा कमजोर हो गया जब मैंने 3 प्रमुख कारण बताए कि लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, जमातियों ने सहयोग नहीं किया और उसके बाद ये मजदूरों की समस्या आ गई। देखिए, मैं एक बात चीज बता दूं कि हमें अपनी तुलना अमेरिका से नहीं करनी है। क्या हम इस देश को अमेरिका जैसी स्थिति में लाना चाहते हैं? हमें अपनी तुलना करनी है कोरिया से, हमें अपनी तुलना करना है ताइवान से, हमें अपनी तुलना करनी है सिंगापुर से, स्वीडन से। अगर हम ये सोच के और बड़े खुश होते रहें, गुडी गुडी फीलिंग करते रहें कि साहब अमेरिका में भी तो बढ़े, इटली में भी बढ़े, स्पेन में भी बढ़े, तो हमारे यहाँ भी हमारा देश जो 18वीं स्थिति में था वो 7वीं स्थिति में पहुंच रहा, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूं। देखिए, ये हमें सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि 3 बड़ी बाधाएं हमारी आई थी, और तीसरी जो सबसे बड़ी बाधा है वो किसी ने डेलिबरेटली क्रिएट नहीं की, वो मजदूरी है, मजबूरी है। मजदूरों की मजबूरी है कि वो जब सब तरह से निराश हो गए, उन प्रदेश की सरकारों ने बिल्कुल उनको संरक्षण नहीं दिया, तब जाकर पहुंचे। हां, दूसरी बात मैं जरूर सरकार की तारीफ करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रिपेयर्डनेस है वो कोरोना की दौड़ में, यानी कोरोना जितना हमको खाना चाहता था, सरकार ने उतनी ही अच्छी प्रिपेयर्डनेस की है। मैं भारत सरकार की तारीफ करना चाहूंगा। उन प्रांतीय सरकारों की मैं बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा जिन्होंने अपने राज्य के मजदूर जो दूसरे प्रदेशों से आए थे उनको कोई संरक्षण नहीं दिया, उनको ये मैसेज नहीं दे पाए, विश्वास नहीं दे पाए कि हम आपको खिलाएंगे, पिलाएंगे और रोजगार दिलाएंगे। इसी के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। लोगों ने तो भ्रम फैला दिया कि जाओ, खड़ी है, योगी जी ने गाड़ी भेज दी है, जाइए आप, और गाड़ी वहां सीमित थी। तो ऐसे ऐसे दुष्प्रचार किए गए, दिल्ली में भी किए गए, मुंबई में भी किए गए। मैं इन लोगों से बिल्कुल खुश नहीं हूं। और दूसरी बात, मैं भारत सरकार की जरूर तारीफ करूंगा कि जो प्रिपेयर्डनेस, जो इनोवेशन इस 3 महीने के दौरान हुए हैं। सोचिए, एक वायरस की लैब थी 73 साल की आजादी के बाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। आज 605 लैब इस देश में तैयार हैं। हम देश में
एक भी N95, एक भी अपना पीपीई किट कुछ नहीं बनाते थे। आज 4.5 लाख पीपीई किट पर डे बन रही है, लाखों N95 मास्क बन रहे हैं। हमने लाखों के बेड्स तैयार किए हैं, आईसीयू बेड्स तैयार किए हैं, वेंटिलेटर बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे हैं। सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से, वैसे डायरेक्ट माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संबोधित करके और जनता को जागरूक करने का काम किया है। लेकिन मैंने कहा ना, दो चीजों का बैलेंस बहुत जरूरी होता है। एक होता है सरकार की तैयारी और दूसरी जनता की भागीदारी। मैं अनफॉर्चुनेटली कहूंगा कि सरकार की तैयारी तो 3 महीने में बहुत अच्छी हुई, स्पेशली भारत सरकार की, लेकिन जो जनता की भागीदारी जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, ये देखिए 130 करोड़ की जनता है, अगर 1% भी सहयोग नहीं करेगी, जनता की मतलब 13 भागीदारी करोड़ का तो लोग ठीक है, सहयोग नहीं करेंगे तो लेकिन बड़ी अब समस्या हो मजबूरी है जाएगी। कि घर से बाहर भी निकलना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी ज्यादा वक्त पर तक रोका नहीं जा सकता, आर्थिक गतिविधियों जी। को ज्यादा वक्त तक रोका नहीं जा सकता। जी। लेकिन ऐसे में जब मजबूरी हो जाती है घर से बिल्कुल बाहर ठीक बात निकलना, है। तो कोरोना भी अपनी चपेट में ले लेता है। डॉक्टर भार्गव, सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है, अभी डॉक्टर सूर्यकांत कह रहे थे कि सरकार की तैयारी तो पूरी थी, लेकिन जनता की भागीदारी पूरी तरह से नहीं मिली। क्या वाकई आपको लगता है कि सरकार की तैयारी भी पूरी रही? देखिए, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं, उसको तो आगे चल के पता चल ही जाएगा कि सरकार की तैयारियां कितनी थी और कितनी नहीं थी। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, जहां पे ऐप लॉन्च हो गया, मैं एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं कि क्या अपोलो मैक्स जैसी व्यवस्थाएं क्या सारे सरकारी अस्पताल दे पाएंगे? जो रिच एंड फेमस हैं, जो पावरफुल लोग हैं, क्या वो आरएमएल में जाके अपना इलाज करा पाएंगे? हमने बेड्स तो निकाल दिए, हमने वेंटिलेटर निकाल दी, क्या हम वो क्वालिटी दे पाएंगे? अब इसी बात का नहीं है, सिर्फ नंबर्स की गेम नहीं है, यहाँ क्वालिटी की बात भी है कि 1% लोग अगर वेंटिलेटर पे जाते हैं तो 1% में से मैं 90% को बचा पाऊं, उन 1% में से, ये चुनौती है, ये लड़ाई है, जिससे लोग हमारी मोर्टालिटी को कम पाएंगे। अभी तो नेहा जी हमारे पास बहुत सिक पेशेंट आए नहीं है। हमारा डर और सारी व्यवस्था का डर इसी बात का है कि कहीं इटली जैसी हालत ना आ जाए कि एक 70 साल के आदमी में से वेंटिलेटर निकाल के 30 साल में लगाना पड़े। हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि आपने सारी चीजें खोल दी। एक मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या दिल्ली में और गुजरात में, अहमदाबाद में और मुंबई में क्या सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आज ही करनी है? क्या सारी इकोनॉमी सारी इन्हीं 3 क्षेत्रों से चलेगी? कि क्या सारे के सारे रोजगार यहीं से निकलेंगे? क्या सिनेमा हॉल खुल जाएंगे? क्या रेस्टोरेंट खुल जाएंगे? क्या इकोनॉमी बढ़ जाएगी? क्यों? जब हम कम्युनिटी स्प्रेड में, उससे बड़ी बात है जिस हिसाब से डॉक्टर आज इन्फेक्ट हो रहे हैं, आप ये बात मान के चलिए, आपके पास बचेगा कौन? कम्युनिटी ट्रांसमिशन इतना है, पीपीई किट बन रही है, अच्छी बात है, उसके बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। 206 एम्स के डॉक्टर संक्रमित हो गए। जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा, हर दूसरा आदमी कोरोना से इन्फेक्टेड होगा, आप कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर इन्फेक्टेड नहीं होंगे? तो हमारे को लॉकडाउन शायद थोड़ा और लंबा चाहिए था कंटेनमेंट जोन में, जो हमारे जहां पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, जिसे हम बार स्मार्ट अनलॉकडाउन कहते हैं, डेटा के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर विनय, ठीक है सर, आएंगे आपके पास। डॉक्टर विनय, क्या लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना क्या एक ठोस विकल्प हो सकता है, या इसके अलावा हमें और तमाम चीजों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है? देखिए, लॉकडाउन ने जो अपना काम करना था उसने किया। मैं डॉक्टर सूर्यकांत से बिल्कुल सहमत हूँ भागीदारी के इशू पे, और मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। भागीदारी पब्लिक की नहीं, भागीदारी राज्य सरकारों की रही। बिल्कुल ना, राज्य सरकारों ने, आज भी आप देखिए दिल्ली यूपी बॉर्डर या दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे टेबल टेनिस की गेम हो रही है। कभी बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं ना। कभी किसी आरडब्ल्यूए सोसाइटी को सील कर रहे हैं, कभी खोल रहे हैं ना। इस तरीके की इंस्ट्रक्शन आज दिल्ली के एनसीआर में चल रही है। तो आप सोचिए कि दूर अंदाज में, जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज या हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर क्या हाल हो रहा होगा। आप, सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जिन शहरों में हम प्राइड महसूस करते हैं कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, दिल्ली है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा केसेस भी वहां आइडेंटिफाई हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डेथ्स भी वहां रिकॉर्डेड है। एक तरीका ये हो सकता है कि अगर ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है, या ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह हमको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो इससे 100 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, हम और स्टेट की बात कर लें, वहां पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीजें मुश्किल हैं। डॉक्टर सूर्यकांत एक रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट के माननीय प्रोफेसर हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी अगर देखें, हम डिस्ट्रिक्ट में जाएं, गाजियाबाद जाएं, अमरोहा जाएं, मुरादाबाद जाएं,
आप अपोलो जैसे हॉस्पिटल भी नहीं है आपके पास, वेंटिलेटर गिने चुने हैं। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो आज इस चीज पे लगे हुए, टेस्ट मत कराओ क्योंकि हमारी गिनती बढ़ जाएगी। आज ये इशू हो रहा है कि दिल्ली में गाजियाबाद या नोएडा के टेस्ट क्यों हो रहे हैं, दिल्ली के अस्पताल क्यों वो टेस्ट कर, मतलब इस समय अधिकारियों में ये दौड़ है कि कहीं उनको ट्रांसफर ना कर दिया जाए अगर उनके केसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमको स्टेट्स की भागीदारी में जरूर चेक करना पड़ेगा, तभी जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी ये आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल, सब लोगों के मिलकर काम करने की जरूरत है। डॉक्टर राहुल, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन अभी सवाल मेरा डॉक्टर सूर्यकांत से है। डॉक्टर सूर्यकांत, सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर हम हालात और स्थितियां देखें, जब लॉकडाउन लगा था तो भारत समेत 6 देशों ने और लगाया था, लेकिन सर एक भारत ही ऐसा देश है जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर कोरोना लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। बाकी 6 देशों की अगर हम बात करें तो उन 6 देशों में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वहां की राज्य सरकारों ने बखूबी काम किया, और ऐसे में वहां पर जो सरकारें रही उनका जो काम है उसकी वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटी है। तो ऐसे में क्या लगता है अब कंट्रोल करने के लिए भारत को और कौन से कदम उठाने चाहिए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमसे ऊपर जो 6 वो अपने पीक पर पहुंच चुके हैं और अब धीरे धीरे वो नीचे आएंगे, नेचुरल कोर्स है। हम अभी पीक पर पहुंचे नहीं हैं, हमें अभी पीक पर पहुंचना है, लेकिन अभी हम पीक पर कहां पहुंचेंगे, कहां जाकर पहुंचेंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जैसा हुआ कि मुंबई से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, इन शहरों से जब गांव में जाना मरीज, ये प्रवासी मजदूर जाना शुरू हुए, तो अब उत्तर प्रदेश है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण देता हूं। पहले उत्तर प्रदेश में कहां से केसेस आ रहे थे? नोएडा से, गाजियाबाद से, आगरा से, माने वेस्टर्न यूपी से। और हमारे जितने मजदूर भाई हैं वो कहां से काम करते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश से। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले, बहुत रोज हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता था कि साहब ईस्टर्न यूपी तो हमारा ग्रीन जोन है, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं अक्सर कहता था, भैया ये जोन जो होता है ये तरबूज की तरह होता है। तरबूज बाहर देखने में हरा होता है और जैसे ही आप इसको काटते हैं अंदर से लाल निकलता है। तो मैंने ये बहुत खुश मत होइए कि मेरा तरबूज हरा है ग्रीन, एक चीरा लगा तो ये रेड दिखने लगेगा। वही हुआ। जैसे ही मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार में आए तो बिहार, जिसके स्पीड बहुत कम थी कोरोना पॉजिटिव केसेस की, उसकी बढ़ गई। पूर्वी, अब जितने यूपी में केसेस आ रहे हैं वो सब पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि ये जो मजदूर जहां जहां जा रहे हैं, हमें विशेष प्रिकॉशन मेजर लेने होंगे। मैं डॉक्टर विनय अग्रवाल से बिल्कुल सहमत हूं कि डीएम के अंदर ये खौफ है कि मेरी जिले से अगर ये चला गया कि केस बढ़ रहे हैं तो कहीं मुझे सस्पेंड न कर दिया जाए, कहीं मुझे ट्रांसफर न कर दिया जाए। तो ये सब भय समाप्त होना चाहिए। बल्कि आपने कहा कि उन तमाम देशों में पीक पर कोरोना था, तो सर क्या हम इंतजार करें कि भारत में भी पीक पर जाएगा? यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो संक्रमित होंगे, उसके बाद डाउन आएगा, क्या हम इसका इंतजार करें? इस पे मैं चर्चा आपसे लगातार जारी रखूंगी सर। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के कहर की। दरअसल देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं आंकड़े पे मत जाइए, लेकिन आंकड़े पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 2 लाख के पार आंकड़ों को जाना जाहिर तौर पे अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। इस पे हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात पीक की कर रहे थे कि कोरोना जब पीक पर पहुंचेगा तो उसके बाद डाउन आएगा, और तमाम देशों की भी हम तुलना कर रहे थे कि तमाम देशों ने, जिसने भारत के साथ ही लॉकडाउन किया था, वहां पर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बखूबी कदम उठाए गए और वहां पर अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटी है। लेकिन सवाल ऐसे में ये है डॉक्टर राहुल, क्या हम इस बात का इंतजार करें कि कोरोना पहले भारत में पीक पर जाएगा जी, उसके बाद ही वापस डाउन होगा? नेहा जी नहीं, क्या जरूरी है कि 90,000 से 1 लाख लोग मर जाए उसके बाद हम ये प्रकरण में लें कि किस तरह से उसको नीचे लाना है? 3 मॉडल है। साउथ कोरिया का मॉडल मानते हैं तो उन्होंने रैपिड टेस्टिंग करी, क्योंकि उनकी जनता शायद गुड़गांव, गाजियाबाद और दिल्ली जितनी है, वो आसान था तरीका, वो कर लिया। ब्रिटेन ने कहा हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, सब सोशलाइज करो। 40,000 लोगों की मृत्यु हो गई। ट्रंप ने कहा पार्शियल लॉकडाउन करेंगे कि आप मिलते जुलते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो और मास्क पहन के रखो। तो 1-1.25 लाख लोग मर गए और आज भी मृत्यु की दर थोड़ी कम हुई है, 0 नहीं हुई। अमेरिका में आज भी लोगों की मृत्यु हो ही रही है, 800-900 लोग मृत्यु हो रही है। तो क्या हम हिंदुस्तान में जब 5 महीने में हमने इतनी जगहों से चीजें सीख ली
क्या जरूरी है हम पीक पे लाएं? हर एपिडेमियोलॉजिस्ट कहता है कि पीक पे आएगा। अरे पीक पे लाने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है। जहां कोरोना नहीं है वहां ओपन करो, जहां कोरोना है वहां बंद करो, कम नंबर हो फिर ओपन करो। ये कम ज्यादा करके ही आप स्मार्ट तरीके से अपना टाइम काट पाएंगे जब तक वैक्सीन नहीं आती। तो जब हम कहते हैं कि पीक आएगी तो हमने ये मान लिया कि अब भगवान भरोसे हैं, जिसकी मृत्यु होनी है मृत्यु हो जाएगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है, चार्ल्स डार्विन नहीं, वो की तो थ्योरी। स्थिति भगवान भरोसे होगी डॉक्टर राहुल, लेकिन ये क्या हम सरकार भरोसे कह सकते हैं क्या? अभी जो स्थिति है, आंकड़ा 2 लाख से ऊपर, अभी आपने जो कोरोना अपना संक्रमित सर मरीजों को लेने कोई नहीं आ रहा ना, वो अस्पताल में जब वो जा रहे हैं तो उनको एडमिट कोई नहीं कर रहा। नेहा जी, ये तो हम अभी भी जो तो यही स्थिति कह है, रहे क्या हैं सरकार कि भरोसे है? आप ये बताइए, रिलीजियस प्लेसेस और लॉकडाउन खोलने की क्या ऐसी आवश्यकता थी दिल्ली में और महाराष्ट्र मुंबई में? क्या कैब में बैठने की जरूरत थी? क्या उनको ट्रेन चलाने की जरूरत थी? क्यों हम ये पीक की बात करते हैं? अरे पीक आया तो 90,000 लाख लोगों की मृत्यु हो जाएगी। वो स्टैटिस्टिक्स में 1 लाख लोग होंगे, पर 1 लाख लोगों के परिवारजन चले गए होंगे। ठीक है, समझिए, ठीक है डॉक्टर विनय, क्या अभी अनलॉक करने की आवश्यकता थी? क्या हम उस स्थिति में थे कि हम ये सोचे कि अब तो चलिए, अगर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल भी होती है तो हम तो उसे संभाल लेंगे? क्या अभी अनलॉक करने की स्थिति में थी सरकार या देश? देखिए, मैं इस फेवर में हूं कि धीरे धीरे हमको अनलॉक करना चाहिए, नंबर 1। लेकिन क्या अनलॉक शराब की दुकानें खोलकर होगा? आप दिल्ली में सोचिए कि सबसे पहले अनलॉकिंग हुई, शराब की दुकानें खोल दी। एक तरफ दिल्ली में प्रवासी मजदूरों का जमावड़ा था कि उनको हम भेज रहे थे, दूसरी तरफ शराब की दुकानों पे लंबी लाइनें लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सरकार को सारा का सारा धन जो है वो इस शराब की दुकानों से ही मिलना है ना। इस तरीके के इरेटिक जो डिसीजंस हैं वो डिसीजन नहीं चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ एरियाज हैं जो हमको खोल सकते हैं, जो खोलने चाहिए, और हमको उन पे कंट्रोल भी रखना चाहिए। लेकिन ना टोटल लॉकडाउन इज एक आंसर है, ना कि टोटल अनलॉकिंग इज एक आंसर है। बट साइमल्टेनियसली हमने क्या खोला आप देखिए। हमने मेट्रो नहीं खोली, शराब की दुकानें खोली। हमने सारे मार्केट्स खोल दिए और उसके साथ साथ हमने ट्रांसपोर्ट नहीं खोला। अगर इस तरीके के इरेटिक डिसीजंस लेंगे तो वो डिसीजंस मेरे ख्याल से फेवर में नहीं है। शराब रुक सकती थी और बाकी चीजें चल सकती थी। प्रवासी मजदूरों को शुरू में नहीं भेजा, उनको क्वारंटाइन किया। जब वहां इलाज नहीं हुआ तो जिस समय हम कम्युनिटी फेज में प्रवेश कर रहे थे उस समय उनका हमने जमावड़ा किया। और उस जमावड़े को हमने अलग अलग ट्रेनों से या बाकी तरफ से भेजा। जब शोरगुल हुआ मीडिया ने हमारा साथ दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन स्टेट्स में और सेंटर में बहुत कमी है उसकी। मैं सेंटर की इंटेंशंस पे का साधुवाद देता हूँ। जिस तरीके से मोदी जी ने या सरकार ने उन्होंने सारा काम किया, अनबिलीवेबल है। मतलब आज WHO में भी चर्चा हो रही है। लेकिन अगर हम जमीन पर जाते हैं, स्टेट्स में जाते हैं, तो वो चलो क्वेश्चन करें, मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें और उसको ये दिखाने की कोशिश करें कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और उसको कैसे हम नेगेट कर सकते हैं। ठीक है, वो अटेम्प्ट जो है वो गलत। ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सरकार अनलॉक करने में जल्दबाजी दिखा रही है या फिर जिस तालमेल की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी का जिक्र अभी डॉक्टर विनय कर रहे थे, वो कमी आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि जो हालात है, जो स्थितियां हैं और जो केंद्र सरकार की नीति है उसकी आलोचना हम नहीं सर, ये तो नेशनल टास्क फोर्स भी कर रहा है। और ऐसे में मेडिकल से जुड़ी हुई 3 नामित संस्थाएं हैं, वो भी आलोचना कर रही है। तो ऐसे में क्या माना जाए, कहाँ खामी, कहाँ कमी आप देखते हैं? देखिए, भारत सरकार के 99% डिसीजन का मैं सपोर्ट करता हूं, स्वागत करता हूं। बस ये डॉक्टर विनय ने जैसे कहा या डॉक्टर राहुल ने भी जैसे कहा कि इससे मैं दोनों से जरूर सहमत हूं कि ये मजदूरों की समस्या को जिस तरह से हैंडल किया गया वो उससे सहमत हम में से कोई एक्सपर्ट नहीं है शायद। एक बात। दूसरी बात मैं बता दूं कि अभी डॉक्टर विनय ने जो बात कही कि भारत सरकार की बात और राज्य सरकारों की बात, तो बिल्कुल सही है। 4-5 सरकारें, मैं नाम नहीं लूंगा, सब लोग जानते हैं। ये 4-5 राज्य सरकारें ऐसी निकली हैं जिन्होंने अपने यहां, मैं ये तो नहीं कहूंगा जानबूझ के तो कोई नहीं चाहता है राजनेता, लेकिन जानबूझ के नहीं, लेकिन अनजाने में ही सही या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो भी हो, उसके कारण इन 4 राज्यों में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते रहे और अभी तक कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं दिखाई देता है। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा राज्य का, जैसे केरल है, जैसे उड़ीसा है, पंजाब है।
आप सोचिए, पहला केस केरल में शुरू हुआ, केरल में बाढ़ आ गई शुरू में केसेस की, लेकिन सबसे अच्छा कंट्रोल केरल ने किया। पंजाब में देखिए, एक जमाने में एकदम पीक हो गया था, लेकिन पंजाब ने बहुत अच्छा काबू कर लिया, उड़ीसा ने बहुत अच्छा काबू कर लिया। तो इन राज्यों को भी इन राज्यों से सबक सीखना चाहिए। और मुझे लगता है, जैसा राहुल जी ने कहा, मैं राहुल जी की इस बात से सहमत हूं कि जहां पर केसेस लग रहे हैं, जैसा पंजाब सरकार ने किया था, कर्फ्यू लगा देना चाहिए, मतलब लॉकडाउन अच्छी तरह से करना चाहिए। और जहां पर नहीं केसेस निकल रहे हैं, वहां पर स्लोली एंड स्लोली आप तो कर ही रहे हैं। सरकार ऑफिशियल लैंग्वेज में कह रही है 1 जून से मैंने अनलॉक 1 किया। मैं मानता हूं जी नहीं, आपने 18 मई से किया, आपने 18 मई से अनलॉकिंग प्रोसेस शुरू कर दी थी। तो अब रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं जा सकती है, बहुत मुश्किल है। तो लेकिन धीरे धीरे अनलॉकिंग की प्रोसेस वहीं पे होनी चाहिए जहां पर केसेस नहीं निकल रहे हैं, या जिन राज्यों सरकारों ने केसेस को बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया है। लेकिन 4-5 सरकारें जो अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाने चाहिए, उनमें इस अनलॉक की प्रोसेस को स्लो करना चाहिए, रादर रिवर्स करना चाहिए, तभी हम जाके कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है। डॉक्टर विनय, ये भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर आरोप लगे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे सलाह मशवरा करके ही आगे का डिसीजन ले लिया जाता है, जबकि एक डॉक्टर्स की टीम से भी राय मशवरा किया जाना चाहिए कि क्या स्वास्थ्य सेवाओं के अकॉर्डिंग क्या हम इस तरह का फैसला ले लें या फिर इस तरह का फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के मुताबिक भी बहुत सारी चीजें मायने रखती है। और ये जो समस्या है वो जाहिर तौर पर इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे स्वास्थ्य स्ट्रक्चर की है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? मेरे को बिल्कुल, मैं आपसे इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बात जरूर कही जा रही है कि जो हमारी जो टेक्निकल टीम है, या जो हम लोगों के एडवाइजर्स हैं सरकार के, भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, वो या तो ब्यूरोक्रेट्स हैं या वो टेक्नोक्रेट्स हैं जिन्होंने शायद जमीन पर या जमीनी सिचुएशंस को का बहुत आभास नहीं है। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बैठे हुए लोग, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट अगर वो किसी गांव की बात करते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं एक प्रयास में कमी। हमको उस तरीके के लोगों को, रीजनल लोगों को, मेडिकल एसोसिएशंस को या बाकी सब लोगों को साथ में लेकर जब तक नहीं चलेंगे, और तब तक हमको एक तरीके से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन या प्रॉपर मैनेजमेंट में, आप देखिए सीधी सी बात बताता हूँ, आज तक अगर आप देखें तो कितना परसेंटेज प्राइवेट सेक्टर इस कोरोना की बीमारी में इन्वॉल्व। आप सोचिए 80% प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर में हिंदुस्तान का देखता है। और आप अगर अब देखें पिछले लास्ट 15-20 दिन को छोड़ दीजिए, लेकिन उससे पहले मुश्किल से 10 या 15% प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने इन्वॉल्व किया था कोरोना मैनेजमेंट में। इट वाज प्योरली पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल जो देख रहे। जब चीजें हाथ से निकली तो उन्होंने कहा जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं या बड़ी लैब्स हैं, जो नॉन लैब्स हैं, वो टेस्ट करें या बड़े इंस्टीट्यूट आए। अभी भी हमारे छोटे क्लिनिक्स हैं, छोटे नर्सिंग होम्स हैं, वो बंद पड़े। वो इसलिए बंद पड़े हैं कि हमारी नीतियां इस प्रकार की हैं कि अगर आप ओपीडी ब्लॉक रखिए, ओपीडीज नहीं चलाइए, आप अपने जो है नॉन कोविड पेशेंट्स को इमरजेंसीज में नहीं ऑपरेट कीजिए, इस प्रकार के केसेस। और अगर कोई गलती से एक केस कोविड का पॉजिटिव निकलता है तो उस हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है। और इस तरीके के जो एक्शंस हो रहे हैं वो इरेक्टिक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है, वो टेक्नोक्रेटिक डिसीजंस नहीं है। और इसीलिए एक प्रकार से हमारी मैनेजमेंट में और इस कोरोना की मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं, वो ठीक नहीं। मुझे लगता है पूरे तरीके से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए। और यही नहीं, जो आपने पब्लिक सेक्टर के लिए जो जो चीजें, मान लीजिए आप ये एक्ट लाए, जैसे हम एपिडेमिक एक्ट में कहते हैं वायलेंस के अगेंस्ट, वो कोरोना वॉरियर्स के लिए है, वो उन लोगों के लिए जो सरकार में काम करे। वाई कांट जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स उसमें काम करे उनको ऊपर भी ये लागू। क्यों ना हम प्राइवेट सेक्टर को खोलें और इन कंडीशंस को हटा दें कि वो अपने आप अरेंजमेंट करेंगे कि कोरोना पॉजिटिव या कोरोना नेगेटिव केसेस को कैसे करना है। जो कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको इन सारी सिचुएशन को इंसेंटिवाइज करके पूरे सेक्टर को खोलना पड़ेगा, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर राहुल, आप डॉक्टर विनय की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि अगर इस तरह का कदम उठाया जाता है तो हालात में कुछ हद तक सुधार आएगा? नेहा जी, बिल्कुल मैं डॉक्टर अग्रवाल की बातों से बिल्कुल सहमत रखता हूं, क्योंकि इस पूरी फाइट में अगर कोई एक जो मिसिंग चीज है वो है डॉक्टर। इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट है, इसमें टेक्नोक्रेट है, इसमें ब्यूरोक्रेट है, जो सारे डॉक्टरों पे ये बता रहा है कि कोरोना का इलाज कैसे करना है। वो दवाई हो, आईसीएमआर कहता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेनी चाहिए, WHO कहता है नहीं लेनी चाहिए। रेमडेसिविर का आज अप्रूवल दे दिया, जबकि पूरा यूएस कह रहा है कि रेमडेसिविर जिलेट कंपनी जो है वो सिर्फ प्रॉफिट बनाने के चक्कर में है। तो डॉक्टर बेचारा जो
मरीज का इलाज करना चाहता है छोटे नर्सिंग होम में बैठ के, वो भी डर के मारे भय से नहीं कर पा रहा। तो आप ये सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कोरोना पेशेंट वैसे बीमार है, नॉन कोरोना पेशेंट कहाँ जाए उसको ये नहीं पता। वो छोटे अस्पतालों में जाता है तो जगह नहीं है, सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है। अब कल LNJP में उन्होंने कहा 2000 बेड कोरोना के लिए है। नहीं, आपने अभी आप अस्पतालों की बात कर रहे हैं सर। एक सवाल मेरा और सामने आ गया है। सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने कल ही एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और ये कहा है कि इस एप्लीकेशन के जरिए आप ये तय कर पाएंगे कि कौन से अस्पताल में बेड है, कौन से अस्पताल में बेड नहीं है। इससे पारदर्शिता भी आएगी और साथ ही साथ ये जो एप्लीकेशन है 2 बार अपडेट की जाएगी। क्या लगता है कि अभी तक क्योंकि राजधानी में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में अगर जो कोरोना पेशेंट है वो अस्पताल में एडमिट भी होना चाहते हैं तो साफ मना कर दिया जाता है कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है तो आप अस्पताल में एडमिट ना हो। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि इस एप्लीकेशन से कितनी मदद मिलेगी। और दूसरी बात ये भी है, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर आप होम क्वारंटीन करते हैं किसी पेशेंट को और अचानक किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो सर ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नेहा जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। अगर मैं आपसे पूछूं, वो ऐप बहुत सराहनीय है कि अगर ऐप पूरे देश में ऐसा ऐप होना चाहिए जो ये बताता है कि मेरे नियरेस्ट जगह पे कौन सा बेड खाली है। बट प्रॉब्लम क्या है नेहा जी कि क्वालिटी कौन कहेगा? अगर मेरे पास LNJP का बेड खाली है और मैक्स अस्पताल का बेड खाली है, मरीज कहाँ जाना चाहेगा? क्या LNJP में और RML अस्पताल में आप देख लीजिए डेटा उठा के, जितने भी VIP हैं वो सारे के सारों का इलाज दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल में हुआ है। तो क्या वही क्वालिटी मिल पाएगी? पहली बात। दूसरी बात, हम कहते हैं कि हमारी जब इतनी मुस्तैद है सेवाएं कि अगर आज मेरे को हार्ट अटैक हो और एम्बुलेंस जो पेपर पे हजारों लाखों के नंबर में है दिल्ली में, क्या किसी ने ये चेक किया है कि उनके टायर भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? अगर मैं आपसे डेटा दिखाऊं, आधी एम्बुलेंस काम नहीं करती है, आधी एम्बुलेंस के पास जो काम करती हैं उनके पास ड्राइवर नहीं है। तो अगर कोई आदमी सिक होता है वो रात में कहाँ जाएगा? तो कहना पेपर पे बना देना स्कीम बहुत अच्छी है कि घर चले जाइए। लोगों को कष्ट तो इसी बात का है कि रात के 3 बजे मैं परेशान हुआ, मेरे को सांस फूलने लगी, तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्योंकि मेरे पास एम्बुलेंस कब आएगी मुझे मालूम नहीं, मुझे अस्पताल में कौन सर एम्बुलेंस को अगर बुलाया जाता है, ये कहा जाता है कि हमारी तबीयत खराब होगी तो वो बताते हैं कि सुबह हम आएंगे, अभी रात में हम नहीं आ सकते, हमारे पास सुविधाएं नहीं है। खैर तो नेहा जी अमेरिका में ऐसा नहीं होता। 911 आप टाइप करो, अगर आप जवाब नहीं देते 911 का तो 911 दोबारा आपके घर पे फोन करता है, पूछता है क्या हो गया। ठीक है तो नेहा जी आप अमेरिका से बड़ा आसानी से कोलैबोरेट तो कर लेते हो, उनकी बातें सुन लेते हो। जमीनी हकीकत जो अग्रवाल जी ने कहा, बिल्कुल जमीनी हकीकत को देखना होगा। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर सूर्यकांत, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाएं मिलने का दावा किया जा रहा है और ऐसे भी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कोरोना के सामान्य मरीजों के लिए कैटेगराइज किया गया है, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो सर ये क्या लगता है आपको, ये कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए कितना कारगर कदम है? क्योंकि लेवल 1 में उन मरीजों को रखा गया है जिनकी बहुत कम तबियत खराब है, लेवल 2 में अकॉर्डिंगली जैसा कि मरीज की तबीयत खराब होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेवल के अनुसार रखा जाता है। क्या आपको लगता है कि ये जो एक कदम है सरकार का बेहतर है? जी देखिए, ऐसा है कि ये जो डिवीजन किया गया, मैं पहले जरा दिल्ली की बात चलूं। दिल्ली की बात चल रही थी, दिल्ली में एक और निर्णय कर लिया गया है। वो लिया गया है कि ये जितने भी केजरीवाल साहब ने कहा है कि दिल्ली में जितने भी बेड्स हैं कोरोना के, वो दिल्ली वालों के लिए हैं, दिल्ली के बाहर वालों के लिए नहीं है। तो पहली देखिए एक सोच है, एक नजरिया है जो पहले मजदूरों पे, उत्तर प्रदेश के मजदूरों पे, उन्होंने बिहार के मजदूरों पे लागू किया। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई आदमी दिल्ली रह रहा है तो अगर बीमार पड़ जाए, कोरोना पॉजिटिव हो जाए, तो अरविंद केजरीवाल के हिसाब से वो बेड उसके लिए नहीं है, वो केवल दिल्ली वालों के लिए है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं भाई, ऐसा ना करो। गवर्नमेंट कह रही राशन कार्ड पे राशन कहीं भी मिल सकता है, तो भाई बेड क्यों नहीं मिल सकता है? अब मैं आता हूं उत्तर प्रदेश पे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो भारत में स्थिति है वो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश एक प्रदेश नहीं है, मैं मानता हूं दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है अगर हम जनसंख्यात्मक रूप से तुलना करें तो। उसके देखिए यहां पर जो भारत के 28 राज्य हैं उसमें 6ठा 7वां नंबर उत्तर प्रदेश का चल रहा है पिछले कई दिनों से रैंकिंग में। और जो हमारे 8000 के करीब केस हैं और मृत्यु भी हमारी बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बावजूद अभी जो नई समस्या पिछले 15-20 दिन से आई है उत्तर प्रदेश में, वो आई है मजदूरों की जो बाहर से आए हैं। करीब 20 लाख के मजदूर करीब हमारे
उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। अब 20 लाख के मरीजों को एकदम अचानक 5 स्टार या बहुत अप टू द मार्क सुविधा प्रदान कर देना, क्वारंटीन की, आइसोलेशन की, ये थोड़ा कठिन काम था, लेकिन फिर भी काफी अच्छी तैयारी की गई। मैं समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं, वो डंडा बहुत चलाते रहते हैं, उसकी कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नजर आए और इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश को उन्होंने बचा रखा है कि वो टॉप 5 में नहीं है। टॉप 5 पॉपुलेशन का राज्य होते हुए भी टॉप 5 में नहीं है। नंबर 1 का राज्य है पॉपुलेशन के हिसाब से, मैंने जैसे कहा 5वां सबसे बड़ा देश है दुनिया की जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन भारत के बड़े राज्यों की रैंकिंग में अभी भी ये 6वां 7वां स्थान रखता है और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों से काफी कम संख्या है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो ये यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी प्लान कर रही है कि गांव के स्कूलों को हम सेंटर बना देंगे और ये कर देंगे, शायद उन्हें गांव के स्कूल कभी देखा नहीं है। मैडम, मैं गांव के लोगों से मिलता रहता हूं, हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में गांव देहात सब जगह से मरीज आते हैं। लोग कह रहे थे कि साहब स्कूल तो वहां ऐसे हैं कि कहीं दरवाजा नहीं है, कहीं बाथरूम नहीं है, कहीं छत टपक रही है, अभी बारिश शुरू हो जाएगी। ये कहाँ की प्रिपेयर्डनेस है गांव की? और जितने मजदूर आ रहे हैं जो पॉजिटिव, अब 40% के करीब पॉजिटिविटी जो आ रही है वो सब इन्हीं ग्रामीण मजदूरों की आ रही है। अब तो गांव में कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है उत्तर प्रदेश में, इतनी प्रिपेयर्डनेस नहीं है। दूसरा, आप गांव में टेस्टिंग करेंगे, अब देखिए टेस्ट लेने के बाद ट्रांसपोर्ट करना होता है हमें सैंपल, वो 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में जाना चाहिए। कैसे कोल्ड चेन मेंटेन होगी, कैसे सैंपल ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद कहां आइसोलेशन में वो जाएगा, कहां क्वारंटीन में जाएगा। कहना बहुत आसान है कि सब स्कूलों को हम क्वारंटीन बना देंगे, लेकिन आप पहले देखिए तो सही उन स्कूलों की हालत क्या है। ठीक है डॉक्टर विनय, क्योंकि टेस्टिंग की भी बात कर रहे थे डॉक्टर सूर्यकांत, टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। पहले हम कह रहे थे ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब ट्रैकिंग तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, अब तो टेस्टिंग हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है सर। ऐसे में लगातार, क्योंकि लैब्स को भी बढ़ाया गया है, लगातार टेस्टिंग को भी बढ़ाया गया है, पहले एक लैब थी और अब कई लैब कर दी गई हैं, लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि महज 1 लाख टेस्टिंग होना क्या काफी है या फिर इस टेस्टिंग को अभी और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, अगर कोरोना को हमें चेक करना है और उसको कंट्रोल करना है तो हमें कोरोना को आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा, और आइडेंटिफिकेशन का एक ही तरीका है कि टेस्टिंग है। नाउ अब हम बड़ी स्टेट से, जो हमारी मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनसे हम टाइप 2 और टाइप 3 सिटीज में जा चुके हैं, वहां पर भी टेस्टिंग हो रही है। मैं बिल्कुल डॉक्टर सूर्यकांत से एग्री करता हूं कि जो विलेजेस हैं दूर दूर तक, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज का भी अभाव है, वहां पर टेस्टिंग का पहुंचना अभी समय लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, टेस्टिंग की संख्या बढ़ रही है, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, और अकॉर्डिंगली अपनी स्टेट की क्षमता के हिसाब से उसके हम पूरा का पूरा। लेकिन एक बात इसमें जरूर सामने आई है कि जो 70 साल में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया इस देश का, वो हमारी एक प्राइमरी एपिडेमिक, जो इस तरीके के एपिडेमिक या पेंडेमिक जिसे हम कहेंगे, उसको भी कंट्रोल करने के लिए सक्षम नहीं है। हमें अपना सारे के सारे रिसोर्सेज, आज भी सरकार जो है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट 1.2% जीडीपी का सिर्फ लगाती है, अमेरिका में 12% और 15% जीडीपी का हेल्थ पे खर्च होता है। इस एपिडेमिक से और इस पेंडेमिक से हमें लेसन लेते हुए अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर को सुदृढ़ करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, चलिए ठीक है सर, क्योंकि हम अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, तो जल्दी जल्दी अपना जवाब दीजिएगा। डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर है कि अब क्या कदम उठाने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा कोरोना? अभी भी वही प्रिंसिपल है, टेस्टिंग और ट्रैकिंग। लॉकडाउन करना, सारी जगहों को नहीं खोल देना, समझदारी से, सूझबूझ के तरीके से जान को और जहान को साथ लेके चलने की किफायत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उससे बड़ी जरूरी चीज है कि जो स्टेक होल्डर है, जो जानता है इलाज करना, प्लीज मेरा निवेदन है कि उसको टॉप पे बिठाएं। हम जान देने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं कोरोना से लड़ने के लिए, पर हमें ये पता होना चाहिए कि हमने सही चीज के लिए जान दी है, ना कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन के लिए जान दी है। ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत, और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए, राजनीतिज्ञों के लिए मेरा निवेदन है कि वो कृपया वायरस की गिनती करें, वोटों की गिनती ना करें, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जनता को अनुशासित करने के लिए, जनता किसकी बात मानती है? जनता या तो अपने जनप्रतिनिधियों की बात मानती है या भय की बात मानती है। तुलसीदास ने लिखा, भय बिन होय न प्रीत।
तो जनता को चाहे एपिडेमिक एक्ट में मॉडिफिकेशन करे, चाहे फाइन चार्जेस बनाने पड़े, जनता को साउथ कोरिया की तरह अनुशासित होना पड़ेगा, तभी हम जाके कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर विनय, क्या कुछ और कदम उठाने की जरूरत है? मेरी तो आपके माध्यम से एक ही प्रार्थना है, पैनिक मत करें। पैनिक ना जनता में पैनिक हो, ना सरकार पैनिक क्रिएट करे, ना मीडिया पैनिक क्रिएट करे। अब जो सिचुएशन है उसको आइए हम सब लोग मिलकर उस सिचुएशन में अपनी सिचुएशनल फैसिलिटीज को कोऑर्डिनेट करते हुए इस महामारी से लड़ाई लड़ें। हमें इसकी सफलता जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे डटकर मुकाबला करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर भय से काम नहीं चलेगा, आपको बल्कि इससे डटकर मुकाबला करना होगा, प्रिकॉशंस लेने होंगे, एहतियाती कदम उठाने होंगे, और इसी से आपका बचाव संभव है। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।